खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार कप्पन को नहीं दी जमानत, उठे गंभीर सवाल। कपिल सिब्बल ने फिर खोला मोर्चा, कहा कांग्रेस बदलने को तैयार नहीं। नीतीश 7वीं बार बने मुख्यमंत्री, बीजेपी ने बनाए 2 उप मुख्यमंत्री। मुनव्वर राणा ने ओवैसी को जिन्ना बताया तो लोग हो गए नाराज। दिल्ली दंगों में एक व्यक्ति पर 10 केस, 10 में 3 पुलिस वाले गवाह। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। मगर उसके पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो हमें सच को बचाना होगा, और सच तभी बचेगा जब स्वतंत्र पत्रकारिता बचेगी। गोदी मीडिया के रहते ये संभव नहीं है, इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए एक सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप satyhindi.com को सहयोग देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये कदम जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे प्रमुख खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट में भेजने पर विचार कर रहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में कप्पन की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कप्पन को जमानत मिल जानी चाहिए क्योंकि वो 5 अक्टूबर से ही जेल में हैं। उन पर साफ आरोप भी नहीं लगाए गए हैं और FIR में उसका जिक्र तक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने पूछा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते। इस पर सिब्बल ने कहा कि कप्पन को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस कारण उसकी याचिका में बदलाव नहीं किया जा सका है। ऐसे में हाई कोर्ट कैसे जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये मामला अनुच्छेद 32 का है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहता। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने पहले भी इस तरह के मामले की सुनवाई की है। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, पर इस मामले को वो एक बार फिर हाई कोर्ट भेज सकते हैं। इससे पहले अर्णब गोस्वामी के सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था और उनको जमानत भी दे दी गई थी। बता दें, इससे पहले पत्रकार कप्पन की पत्नी ने कहा था कि अर्णब को 7 दिन के अंदर जमानत दे दी जाती है और हम 41 दिनों के बाद भी भटक रहे हैं। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य के बारे में ट्वीट करने की वजह से हिरासत में चल रहे समीत ठक्कर को भी जमानत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उनसे हाई कोर्ट जाने को कह दिया है। उन्हें भी उम्मीद थी कि जिस तरह अर्णब गोस्वामी को फौरन जमानत मिल गई, रिहाई मिल गई, उन्हें भी मिल जाएगी। मालूम हो, अर्णब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा की बात कही थी और आगे कहा कि अगर शीर्ष अदालत आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो ये विनाश के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। अदालत ने यह भी कहा कि सभी हाई कोर्ट के लिए ये संदेश है कि व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करें, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णब की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो रवैया है ये कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कानून, जो न्याय व्यवस्था है, एक तो कानून के आधार पर चलती है और दूसरी नज़ीरों के आधार पर, यानी पहले जो केस निपटाए गए हैं उन पर उनका क्या आधार था और उनके बिना पर फिर आगे के फैसलों की सुनवाई होती है, उसमें फैसले होते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले अर्णब गोस्वामी को जिस पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत आज़ादी के आधार पर रिहाई दे दी गई थी और फौरन सुनवाई की कर ली गई थी, अब उन्हीं मामलों पे, उन्हीं आधार पर जब दूसरे व्यक्ति पहुंच रहे हैं अदालत, तो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया बदला हुआ क्यों नजर आ रहा है। वो उसके रवैये में दोहरापन क्यों है? क्योंकि पर्सनल लिबर्टी तो इस देश के हर नागरिक का अधिकार है।
कप्पन पिछले 41 दिनों से 5 अक्टूबर से जेल में है और उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे किसी को मिलने भी नहीं दे रही है। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया था, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने अमेंडेड संशोधित याचिका मांगी थी और कप्पन से मिलने ही नहीं दे रही पुलिस, तो वो संभव नहीं हो सका। इसलिए दोबारा जब अर्णब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया तो उम्मीदें जगी लोगों की कि जो धारा 32 है उसके आधार पर हमें भी जमानत मिलेगी, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसी आधार पर ये कप्पन भी गए और समीर ठक्कर भी गए, लेकिन इन दोनों को अर्णब जैसा ट्रीटमेंट अदालत से नहीं मिला। ना तो उनकी जल्दी सुनवाई हुई और ना ही उनके पक्ष में कोई राहत भरा फैसला आया, बल्कि दोनों को ऐसा लगता है, समीर ठक्कर को तो कह ही दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, और कप्पन के मामले में भी लगता है सुप्रीम कोर्ट यही करने वाला है, क्योंकि इसके इशारे जस्टिस बोबडे साहब ने दे दिए हैं। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से कानून का इस्तेमाल कर रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि पर्सनल लिबर्टी में किसी तरह की रोक टोक अदालत को बर्दाश्त नहीं है, और जब ये कप्पन और समीर ठक्कर की पर्सनल लिबर्टी का मामला आता है तो वही आधार बदल जाता है। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं SA बोबडे, वो उतने गंभीर नहीं दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो इस मामले को हाई कोर्ट भेजकर टालना चाहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे न्याय के बारे में लोगों की धारणाएं बदलती हैं और लोगों के मन में ये शुबहा पैदा होता है, शक पैदा होता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से तो व्यवहार नहीं कर रहा है, जो कि अर्णब और इन मामलों में सामने खुलकर सामने आ रहा है। तो ये दोहरापन जो सुप्रीम कोर्ट के रवैये में आ रहा है, ये पूरी न्याय व्यवस्था के लिए दुखदायी है, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रश्नांकित करता है, उस पर सवालिया निशान लगाता है। ये आने वाले दिनों में और साफ हो जाएगा। शुक्रवार को जब सुनवाई होगी तो उस समय जस्टिस SA बोबडे क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। समीर ठक्कर के मामले में तो उन्होंने बिल्कुल भी विचार नहीं किया, क्या कप्पन के मामले में भी ऐसा ही करेंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो लोगों का ये विश्वास दृढ़ होता जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मानदंड दोहरे हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। राज्यपाल फागू चौहान ने ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों के आंकड़े से कुछ ही दूर रहे महागठबंधन ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। RJD ने कहा कि बदलाव का जनादेश NDA के विरुद्ध है और जनादेश को शासनादेश में बदल दिया गया है। दूसरी ओर वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चुना जाने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। ताराकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने की खबर के बाद सुशील मोदी ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। खुद को दी गई जिम्मेदारियों के लिए बीजेपी व संघ परिवार का आभार व्यक्त करते हुए सुशील मोदी ने कहा था कि कार्यकर्ताओं का पद तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसका सीधा मतलब यही है कि सुशील मोदी लोगों को बताना चाहते हैं कि उनसे डिप्टी CM का पद छीना गया है। सुशील मोदी के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जवाब आया। गिरिराज सिंह ने उनसे कहा, आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की, लेकिन कई लोग मानते हैं कि अब उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि वो लंबे समय तक उस पद पर रहें, बल्कि उस पद पर वो अपना नेता देखना चाहती है। दो मुख्यमंत्री बनाए हैं बीजेपी ने। इसके पीछे ये वजह मानी जा रही है कि अब वो सरकार पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहती है। बहुत सारे जो मुख्य मंत्रालय होंगे, विभाग होंगे, वो भी बीजेपी अपने पास रखने की कोशिश करेगी। और चूंकि JDU की संख्या कम है, इसलिए उसके मंत्रिमंडल में सदस्य भी कम होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री होंगे और धीरे धीरे बीजेपी का दबाव बढ़ता जाएगा और शायद पश्चिम बंगाल के चुनावों तक बीजेपी इंतजार करेगी
और उसके बाद नीतीश कुमार की छुट्टी कर दी जाएगी। इस बीच नीतीश कुमार किस तरह अपने बचाव करते हैं ये भी देखना है, वो अपनी ज़मीन को कैसे मजबूत करते हैं और कैसे अपने दूसरे विकल्पों का रास्ता तैयार करते हैं। अभी तो फिलहाल वो फंसे हुए हैं और फंसे होने की और वजह भी बताई जाती हैं। सृजन घोटाला और उनकी फाइलें माना जाता है कि प्रधानमंत्री के पास हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुंह खोलने की स्थिति में नहीं है और ना ही ज़्यादा विकल्प तलाशने की स्थिति में है, क्योंकि उस सूरत में उनके साथ दूसरे तरह का व्यवहार हो सकता है। उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सरकार, मोदी की सरकार, आप जानते ही हैं कि उसके काम करने का ढंग थोड़ा फर्क है, निराला है। इसलिए नीतीश कुमार अगर डरे हुए हों, घबराए हों और ब्लैकमेल हो रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बन गए हैं और जिस तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बीजेपी के नेतृत्व में है, वो नीतीश कुमार को एक समय के बाद बर्दाश्त नहीं करने वाली है। वो बीजेपी चाहती है कि अब बिहार में उसका राज हो और इसमें वो अब तोड़ फोड़ की राजनीति में लग जाएगी। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हो सकता है कि विपक्षी दलों की तोड़फोड़ हो और एक समय आए जब जेडीयू की तोड़फोड़ करके वो उस आंकड़े को पाने की कोशिश करेगी अपने दम पर, जिससे सरकार की मुखिया वो बन जाए और सरकार वही चलाए। लेकिन ये अभी अटकलों का समय है, अनुमानों का समय है। आगे की राजनीति किस तरह से आकार लेती है कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीति में तो 24 घंटे भी बहुत होते हैं। अभी तो काफ़ी समय है बंगाल के चुनाव का और बहुत सारे परिवर्तन इस बीच में हम देख सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, उपचुनावों ने भी जता दिया है कि देश के लोग अब कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मानते हैं। हम गुजरात में सभी उपचुनाव की सीटें हार गए। सिब्बल ने एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्मविश्लेषण नहीं किया तो अब उसके बारे में उम्मीद करने से क्या होगा। हम जानते हैं कांग्रेस के साथ क्या गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी के पास खुद भी जवाब हैं, लेकिन वो इन जवाबों को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इसे नहीं पहचानते तो ग्राफ गिरता ही चला जाएगा। ये कांग्रेस की दुखद स्थिति है और हमें इसकी की चिंता है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई संवाद नहीं होता है। पार्टी नेतृत्व की ओर से संवाद के लिए कोई प्रयास भी होते नहीं दिख रहे हैं और मेरे लिए अपनी राय अभिव्यक्त करने का कोई मंच भी नहीं है, तो मैं अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने के लिए विवश हूँ। बता दें, सिब्बल पार्टी के उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अगस्त में पार्टी नेतृत्व को विरोध पत्र लिखा था। इसको लेकर पार्टी के भीतर काफी घमासान मचा था। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं दिखा, बल्कि पत्र निकलने वाले नेताओं का कद कम कर दिया गया है। तो कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान को ये एहसास दिलाने की कोशिश की है, उसे ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है और ये दयनीयता आपको बिहार चुनाव में भी दिखी, उपचुनाव में भी दिखी और बहुत सारे और चुनाव में भी दिख रही है। और आने वाले चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की तैयारी है उसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि कोई हलचल कांग्रेस के अंदर नहीं है। बिहार चुनाव में न तो राहुल गांधी प्रचार के लिए गए, न प्रियंका गांधी प्रचार के लिए गई और 70 सीटें झटक लेने के बावजूद उसमें से केवल 18% सीटें वो जीत सकी। सबसे बुरा स्ट्राइक रेट महागठबंधन में कांग्रेस का था। तो कपिल सिब्बल की चिंता जायज है और ये चिंता आज से नहीं, बहुत सारे लोग पिछले 8-10 सालों से लगातार जाहिर कर रहे हैं। खासतौर से जब से लोकसभा चुनाव की एक के बाद एक 2 हार हुई हैं, उस पर भी और भी गंभीरता से बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ऐसा लगता है कि हिलने डुलने को तैयार नहीं है और इससे निराशा और बढ़ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो राजनीति है, जिसे शिवानंद तिवारी ने, जो आरजेडी के नेता हैं, जिस तरह से टूरिस्ट पॉलिटिक्स का नाम दिया है और कहा है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के समय पिकनिक में मस्त थे, तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता के बीच में जा रही हैं, मतदाताओं के बीच में जा रही हैं, कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में जा रही हैं और इसका बहुत ही नकारात्मक असर कांग्रेस के भविष्य पर पड़ रहा है। लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस नेतृत्व अब एक बार फिर से कपिल सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई करता है या फिर खुद को बदलने के लिए, कांग्रेस को बदलने के लिए ठोस कदम उठाता है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा
असदुद्दीन ओवैसी पर दिए गए अपने बयान के बाद मुसलमानों के एक वर्ग के निशाने पर आ गए हैं। लोग उनको सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। कुछ ने यहाँ तक कह दिया है कि मुनव्वर को अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो ओवैसी ही नहीं पूरी मुस्लिम कौम का अपमान कर रहे हैं। दरअसल मुनव्वर राणा ने ओवैसी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना से की थी और कहा था कि ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों को विभाजित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय भारत में एक और जिन्ना को पनपने नहीं देगा। 67 वर्षीय मुनव्वर राणा बिहार चुनाव में AIMIM की 5 सीटों पर जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने विपक्ष के वोट काटे। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी के नेता हमेशा मुस्लिम वोटों को विभाजित करते हैं, जो अंत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है। शायर ने कहा, ओवैसी भाजपा के एजेंट है और हमेशा वोट डिवाइडर के रूप में काम करते रहे हैं। असदुद्दीन और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ही मेरे लिए गुंडे हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं, विशेष रूप से युवाओं को और मुसलमानों में विभाजन पैदा करते हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी की 5 सीटें मिली हैं, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब मुसलमान केवल ओवैसी में ही अपने लिए विकल्प देख रहे हैं। तो मुनव्वर राणा ने जो कुछ भी कहा है वो वास्तव में बिल्कुल सच है और ओवैसी बेशक बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत तर्कसंगत ढंग से अपनी बात रखते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत प्रभावशाली ढंग से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीति भारतीय राजनीति में जिस स्थिति को जन्म दे रही है वो कमोबेश वही है जो आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राजनीति को लेकर बन रही थी, यानी एक ध्रुवीकरण की राजनीति। उस समय जो हिंदुत्व या हिंदुत्ववादी या हिंदू के नाम पर राजनीति हो रही थी, उसके बरक्स जिन्ना ने मुसलमानों की राजनीति शुरू की और उससे भारत का विभाजन हुआ। अब जो ओवैसी साहब कर रहे हैं वो भी पोलराइजेशन वाले खेल में खेल रहे हैं, जहां बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के जरिए हिंदू वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उसके बरक्स ओवैसी मुसलमानों के वोटों का बंटवारा या पोलराइजेशन कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि फायदा उसको होगा जिसका समाज में ज्यादा वोट होगा, यानी हिंदुओं का वोट 80% है। तो जाहिर है कि बीजेपी इस खेल में फायदे में रहेगी और मुसलमानों का नुकसान होगा, क्योंकि अगर सेकुलर पार्टी सेकुलर पॉलिटिक्स टूटती है, बिखरती है, तो ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में मुसलमानों की जगह हाशिए के ऊपर रहेगी। वो दूसरे दर्जे के नागरिक बनने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। तो ओवैसी की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। ओवैसी को अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो ये इसमें कोई पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं देखना चाहिए। मुनव्वर राणा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जिन्ना की किस्म की भूमिका होगी और इसलिए मुसलमान समुदाय को सावधान हो जाना चाहिए। इस तरह की राजनीति में जिसमें केवल धर्म के नाम पर, पहचान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हों, वो बीजेपी की ही तरह की राजनीति है। जो बीजेपी कर रही है वो वही ओवैसी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओवैसी मुस्लिम समुदाय का नुकसान कर रहे हैं और भारतीय राजनीति में उन्हें और भी कमजोर कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समुदाय मुनव्वर राणा की बात को लेकर उबलने के बजाय उसे गंभीरता से सोचे, उस पर ठंडे दिमाग से सोचे कि ओवैसी की राजनीति का जवाब क्या हो सकता है, ओवैसी की राजनीति से उन्हें कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर ये हिंदू मुसलमान वाले खेल में उलझे तो नुकसान उन्हीं का होगा और फायदा उनके दुश्मनों को होगा। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने नीरज नाम के एक ही शख्स पर 10 मामले दर्ज कर दिए हैं और सभी 10 मामलों में गवाह भी उन्हीं 3 पुलिस वालों को बनाया गया है। गवाह बनाए गए पुलिसकर्मियों में 2 कांस्टेबल हैं और एक हेड कांस्टेबल। पुलिस के वर्जन के अनुसार इन पुलिसकर्मियों ने नीरज को 10 अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए और दूसरे समुदाय विशेष के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा था। हालांकि दिल्ली कोर्ट के सामने पुलिस के तथ्य टिक नहीं पाए और नीरज को 20,000 प्रति केस के मुचलके पर जमानत दे दी गई। सभी 10 आदेशों में सेशन कोर्ट के जज यादव ने कहा, गवाहों के बयानों से
अभियोजन के केस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जज ने इस मामले में देर से कराई गई एफआईआर का भी संज्ञान लिया। जज ने कहा कि जब पुलिस ने देख लिया था तो उसी दिन इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने नीरज के खिलाफ 1 हफ्ते से अधिक समय में एफआईआर दर्ज की। एक मामले में तो 15 दिन के बाद केस दर्ज किया गया। वहीं कोर्ट ने पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें पुलिस ने कहा था कि आरोपी जमानत मिलने पर गवाहों को धमका सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है जिसको नीरज बेल मिलने के बाद धमका सके। इसके अलावा पुलिस इस मामले में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर इस केस से दिल्ली दंगे में पुलिस की जांच की पोल एक बार फिर से खुल गई है। तो दिल्ली दंगों की जांच शुरू से विवादास्पद रही है। पुलिस की भूमिका लगातार संदेहास्पद रही है। दिल्ली पुलिस, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के अमित शाह के अंडर में आती है और वहीं से उसको निर्देश मिलते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो गड़बड़ियां हैं वो अदालतों में बेनकाब हो रही हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि कई मामलों में बयान सब एक जैसे हैं, कई मामलों में एफआईआर की लाइनें एक जैसी हैं और अब ये 10 के 10 मामलों में एक ही तरह के गवाह पुलिस ने रख रखे हैं। तो ये बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस की जांच बहुत सारे पूर्वाग्रहों दुराग्रहों से प्रेरित होकर की जा रही है। इसमें लोगों को छोड़ने के बजाय फंसाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है या उन लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है जो कि दिल्ली में जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसमें हिस्सा ले रहे थे, बढ़ चढ़कर भागीदारी थी जिनकी। तो एक एक करके, और ऐसा नहीं है कि ये सामान्य लोग हैं, छात्र भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। मतलब योगेंद्र यादव से लेकर और तमाम हर्ष मंदर जैसे जो गांधीवादी नेता हैं, उन नेता क्या कहने चाहिए कार्यकर्ता हैं, उन तक को इस तरह से फंसाने की, फ्रेम करने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार चल रही है और बार बार ये चीज और दुनिया भर देख रही है। दुनिया भर से इस पर टिप्पणियां हुई हैं और दुनिया भर के संगठनों ने इस पर आपत्तियां की हैं और जिन्हें जेल में डाला गया उनको छोड़ने के लिए भी कहा गया है। तो जो फर्जीवाड़ा दिल्ली जांच के नाम पर कर रही है उसका एक और उदाहरण ये है कि किस तरह से मामले बनाए जा रहे हैं और मामले बनाकर लोगों को फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज का सुनिए सच, खास खबरों का विस्तार से विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा और आप आज इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।